देखिए ध्यान दीजिए, आज का आपका टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। आज का चैप्टर रहेगा आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है, अच्छे से देखते रहिएगा। जो ये क्षेत्रमिति चैप्टर है, इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। अभी जो यूपी टेट पेपर होने वाला है, उसमें से इस क्षेत्रमिति चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन फिक्स रहता है। 3-4 क्वेश्चन फिक्स रहता है यूपी टेट के लिए, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसे, मेंसुरेशन। ठीक, अब क्षेत्रमिति को हम पढ़ेंगे तो अब देखेंगे इसको कि क्षेत्रमिति होता क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसके कितने पार्ट होते हैं, और इस पार्ट का पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जितनी भी आकृति आती हैं सबका अध्ययन करेंगे, और एक एक आकृति के साथ क्वेश्चन भी कराएंगे पूरा। ठीक, आइए चलिए देखते हैं कि क्षेत्रमिति को कितने भाग में बांटा गया है। क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटा गया है। क्षेत्रमिति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान देते रहिएगा। पहला भाग है आपका 2D। पहला भाग क्या है आपका? 2D। और दूसरा भाग आपका है 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ध्यान देते रहिएगा, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल, यानी द्विआयामीय। क्या इसको बोलते हैं? द्विआयामी या द्विविमीय। द्विविमीय आकृति। देखिए, क्षेत्रमिति के 2 पार्ट हो गए, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, द्विआयामी, द्विविमीय। ठीक, शब्दावली को ध्यान देते रहिए, कभी कभी द्विविमीय ना कहकर द्विआयामी आयामी बोलेगा, तो आप समझते रहिएगा। इसको बोलते हैं 3 आयामीय, त्रिआयामीय या त्रिविमीय। त्रिविमीय आकृति। सारे लोग बता रहे हैं कि जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपके कॉपी पर पूरा अच्छी तरह से नोट्स बना हुआ चाहिए। अच्छे से देखिए, देखिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, जितने देखिए, जितने लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। बता दें आपको, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन कंफर्म किए आते हैं। ध्यान देते रहिएगा। अब 2D होता क्या है? समतल पर बनाई जा सकने वाली वह आकृति। पहले हम 2D के बारे में समझेंगे, इसके बाद 3D के बारे में समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले हम जानेंगे कि 2D क्या होता है, इसके बाद जानेंगे 3D क्या होता है। समझ में आया? ठीक, अब देखेंगे कि 2D होता क्या है। समतल पर, सतह पर, समतल पर बनाए जा सकने वाली ऐसी आकृति जिसकी 2 विमाएं होती हैं। जिसकी कितनी होती हैं? 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। फिर से समझेंगे कि समतल पर बनाई जा सकने वाली वह आकृति जिसकी 2 विमाएं होती हैं 2D के अंतर्गत आती हैं, या द्विविमीय आकृति कहलाती है, जिसकी 2 विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। अच्छे से देखते रहिएगा। क्या बोलेंगे? समतल पर, समतल पर बनाई
जा सकने वाली आकृति जिसकी दो बीमाएं होती हैं, द्विबीम आकृति कहलाती है। समझते रहिएगा। समतल पर बनाए जा सकने वाली ऐसी आकृति जिसकी दो बीमाएं होती हैं, एक होती है आपकी लंबाई कामा चौड़ाई। ठीक, लंबाई और चौड़ाई। अब समझेंगे हम लोग, ध्यान देते रहिएगा। अब जानेंगे कि द्विआयामी या द्विविमीय आकृति इसे कहते हैं कि समतल पर बनाई जा सकने वाली ऐसी आकृति जिसकी दो बीमाएं होती हैं। पहली बीमा का नाम है लंबाई और दूसरी का नाम है चौड़ाई। ठीक, अब समझेंगे थोड़ा सा 3D के बारे में। वैसे आज पूरा 2D के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा 3D के बारे में। देखिए 3D आकृति वह आकृति कहलाती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। इस 2D का आकलन क्षेत्रफल और परिमाप द्वारा किया जाता है, लेकिन जो 3D का आयतन है, 3D का आकलन जो है, आकलन वह क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, 2D के अंतर्गत आकलन जैसे किया जाएगा, उसका आकलन हम क्षेत्रफल और परिमाप द्वारा करेंगे। लेकिन जो 3D है, ये पार्ट 3D का जो 3D है, ध्यान समझते रहिएगा, ये जो 3D है इसका हम आकलन क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन द्वारा करेंगे। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन होती है, लेकिन समझेंगे कि 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब जानेंगे कि इस 2D का आकलन ही, 2D का क्या है, आकलन, इस 2D का आकलन ही क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप होता है। समझते रहेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप होता है। अब देखेंगे कि इस 2D के अंतर्गत कितनी आकृतियां आती हैं, ये जानेंगे। कौन कौन सी आकृति 2D के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी आकृति 3D के अंतर्गत आती हैं, और एक एक आकृति के बारे में पूरा हम लोग डिटेल्स जानेंगे और उस पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। अच्छे से देखते रहिएगा। इसके अंतर्गत जैसे 2D के अंतर्गत कौन कौन सी आकृति आती हैं, एक आता है आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। दूसरा आपका आता है वर्ग, स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं। फिर तीसरा आता है आपका वृत्त। चौथा आपका आता है त्रिभुज। और फिर इसके बाद आपका चतुर्भुज। इतनी आकृति, ये पूरी आकृतियां 2D के अंतर्गत आती हैं, अर्थात द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति। अच्छे समझते रहिएगा, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, ये आपकी द्विविमीय आकृति का क्या है, ये आकृतियां द्विविमीय आकृतियां हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि क्षेत्रमिति को दो पार्ट में बांटा गया है, 2D, 3D। एक होता है द्विविमीय आकृति 2 डायमेंशनल, एक होता है त्रिविमीय आकृति जिसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। समतल पर बनाए जा सकने वाली ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं होती हैं, जिसकी दो बीमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वैसे अब आज 2D के बारे में चलेंगे,
इसके बाद अगले पार्ट में 3D के बारे में केवल चलेंगे, क्योंकि एक ही साथ तो पूरा होगा नहीं आज ही। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल और परिमाप होता है। इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल, परिमाप, कामा, आयतन। इसमें आयतन भी होता है, देखते रहिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रमिति के दो पार्ट होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। द्विविमीय आकृति किसे कहते हैं, त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि 2D के जितने ये आकृति बनती है, एक एक आकृति के बारे में चर्चा होगा। इसके बाद एक एक आकृति के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं टॉप लेवल के, पूरा कराए जाएंगे। ध्यान देते रहिएगा। अब चलिए आए थे, नोट्स बना लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। पहली आकृति, क्षेत्रमिति के जो 2D के अंतर्गत पहली आकृति आती है जिसका नाम है आयत। क्या है इसका नाम, आयत। आयत के बारे में हम समझेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसे, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब समझेंगे कि आयत होता क्या है। ऐसी आकृति, ध्यान देते रहिएगा, रेक्टेंगल ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। आइए इसका परिभाषा देख रहे, आयत किसे कहते हैं, ध्यान समझते रहिए। आयत आपका हो जाएगा ए, बी, सी और डी। अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी क्या होती है, आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। देखते रहेंगे, ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, चौड़ाई और लंबाई। ठीक, अब देखेंगे कि आयत की क्वालिटी क्या क्या होती है। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत कहलाती हैं। और उसकी विशेषता होती है, पहली विशेषता आप जानेंगे आयत की। पहली विशेषता देखिए, इसको आप लंबाई कह लीजिए, ये भी लंबाई आपका हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, बनाते रहिएगा। अब देखिए इसकी पहली विशेषता क्या होती है कि आमने सामने, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समान होती है। देखते रहिए, पहली इसकी क्वालिटी क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। समझ में आ रहा है, आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। और इसमें क्या होता है दूसरा में कि दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण समान होते हैं, समान होते, दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। अब रह गई बात कि विकर्ण कहते किसको हैं, ये बता दें आपको। विकर्ण कहते किसको हैं, दो अलग अलग, ध्यान देते रहिएगा, दो अलग अलग शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, दो अलग अलग शीर्षों को, जैसे इसका ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है,
दोनों दो अलग अलग शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। समझ रहा है? विकर्ण कहलाती है। ठीक। तीसरी इसकी क्या क्वालिटी होती है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समझते रहेंगे। प्रत्येक कोण क्या होता है आपका? ये 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। अब जानेंगे कि इस आयत से, इस आकृति से हमको क्या मिलेगा। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक। आइए फार्मूले को समझते हैं। पहला इसका फार्मूला हो जाएगा, सूत्र आपका देखेंगे, सूत्र को सिद्ध कराकर बताएंगे कि सूत्र हुआ कैसे है पूरा। पहला हो गया आपका कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको बता दें कि क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे कोई आकृति है, समझते रहिएगा, तो इस पूरे भाग का ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। इस पूरे भाग को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, को ही हम कहते हैं आपका, कोष्ठ में लिखेंगे L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जानेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप कहते किसको हैं ये देखिएगा। परिमाप जैसे आपकी एक आकृति ये हो गई, समझ में आ रहा है? आपकी ये आकृति हुई, क्या हुई? आपकी ये आकृति, तो इसके ये जो बाउंड्री है, इस किनारे किनारे अगर हम एक चक्कर लगा दें, घूम दें, वही आपका परिमाप होता है। समझते रहिएगा। तो ध्यान देते रहिएगा कि ये आपका L है, फिर आपका ये B है, फिर ये L है, फिर ये आपका B है। यहां से हम चलना प्रारंभ किए तो ये आपका क्या हो गया? L हो गया। तो यहां पे लिख देंगे L लंबाई चल दिए। फिर यहां से यहां आए तो प्लस B लंबाई आपका चल दिए। फिर यहां से यहां आए तो C लंबाई चल दी आपका, ये L, फिर L लंबाई चल दी है ये वाला पार्ट। फिर यहां से यहां आए तो फिर आपका यहां पर हो जाएगा B हो जाएगा। तो आपका बनकर आएगा कि 2L, देखिए L और L दोनों को जोड़ देंगे तो 2L प्लस B और B क्या हो जाएगा? 2B। ध्यान समझते रहिएगा। 2B आपका हो गया। अब दो कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठ में बचेगा L प्लस B। यही आपका आयत का परिमाप का फार्मूला है। इसको याद करेंगे, ये जान लेंगे कि ये बना कैसे है। इसी को हम लिख सकते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो फार्मूला हो गए। अब जानेंगे कि आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत के विकर्ण के बराबर क्या होता है, ये जानेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी नोट कीजिए। चलिए, अब आइए देखते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, डायगोनल, रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल। ठीक है, देखते देखते रहिएगा। आयत का विकर्ण होता है, जैसे हम, ये आयत की आकृति है, अच्छे से देखते रहिएगा। ये आपकी क्या है? आयत की आकृति। इसको हटाकर नया बना लेते हैं। ये आपका आयत हो गया जिसका नाम है A B C
और डी। यदि हम इसमें जैसे ही विकर्ण बनाते हैं, यदि हम किसी आयत में जैसे विकर्ण बनाते हैं तो आयत क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। क्या होता है, आयत दो भागों में टूट जाता है। एक भाग आपका ये होता है, दूसरा भाग ये होता है। अब जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो जानते हैं कि देखिए जैसे ही डायगोनल हम खींचे तो आयत में दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। समझ रही है, आयत के विकर्ण को हम बनाए थे कैसे हैं ये जान लीजिए, नहीं तो फार्मूला याद कब तक रहेगा, कभी ना कभी आपका भूलेगा ही। बनाने जान जाएंगे कि ये आता कैसे है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। टॉप लेवल का क्वेश्चन के लिए जानिए कि फार्मूले तो याद होनी चाहिए, लेकिन कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे आ रहा है ये, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए जैसे ही किसी आयत में जैसे ही विकर्ण हम बनाते हैं तो तुरंत आयत क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। एक भाग बनकर आता है, ऐसी आकृति बनकर आती है आपकी। कैसी आकृति बनकर आती है, इस आकृति का नाम है ए बी सी। देखते रहिए, इसमें से ये टूट कर आ गया और एक कोण ये हो गया आपका। समझ आ रहा है। अब विकर्ण किसको कहते हैं, एसी भुजा को। इसी का मान ज्ञात करने का मैं तरीका बता रहा हूं, कैसे ज्ञात करेंगे। ये त्रिभुज आ गई तो ये आपको कौन सी त्रिभुज लग रहा है अभी पता चलेगा। एक कोण 90 अंश है या 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया आपका आधार। अब ध्यान देते रहिएगा, अब जानेंगे कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये समकोण त्रिभुज का नियम है। 90 अंश के सामने वाली भुजा समकोण कहलाती है और समकोण के नीचे वाली भुजा आपका क्या कहलाती है, आधार। ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया कर्ण। ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज के नियम से पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये इसमें है आपका लंब का मतलब है लंबाई और आधार का मतलब है आपका चौड़ाई। अच्छे से देखते रहिएगा पॉइंट वाइज। ये आपका क्या है, विकर्ण। कर्ण को ही विकर्ण कहते हैं। कर्ण को क्या है, विकर्ण हो गया। ठीक, तो आपका पाइथागोरस कहता है क्या कि आयत विकर्ण देखिए इसका हो जाएगा आपका, पाइथागोरस का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का हो जाएगा आप मतलब एल, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये करणी इस पर आ जाएगी तो हो जाएगा विकर्ण, अर्थात आपका विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर करणी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आयत का विकर्ण का फार्मूला बन गया। लेकिन क्वेश्चन हल करने के लिए ध्यान देते रहिए, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन हल करने के लिए इतना याद रखिए कि आपको कुछ इसमें से फैक्ट याद करने होंगे। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट होते हैं, उसको हम कैसे याद करेंगे। जैसे कुछ ट्रिपलेट पाइथागोरस में याद बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कुछ ट्रिपलेट होते हैं। इसका है जैसे 3 4 5, यानी आपका यदि 3 लंब है और 4 आधार है तो 5 आपका कर्ण ऐसे ही हो जाएगा। या कर्ण आपका 5 है और ये देखिए त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट कहता है कि यदि कोई किसी दो भुजा का मान इतना है तो तीसरी भुजा का मान इतना हो जाएगा। ये सीधा सीधा समझ लीजिए।
देखिए 3 4 5 और याद करेंगे 6 8 10 5 12 13 8 15 17 और आपका है 7 24 और 25। ये इतने ट्रिपलेट और हैं, लेकिन इतना से हमारा काम लगभग चल जाएगा, इतना से काम चल जाएगा और सारे क्वेश्चन आएंगे टॉप लेवल के, उसके लिए भी मतलब ये हमारा संभाल देगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या करेगा, हमको संभाल देगा। समझते रहिएगा अच्छे से। अब आइए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि आखिर इसका क्वेश्चन क्या होता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि एक आयत के संदर्भ में और क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। देखिए आयत के संदर्भ में एक क्वेश्चन और पूछता है आप पेपर में कि यदि कोई आकृति या कोई घर मकान या जो भी है, यदि आयत के शेप यानी आकृति में हो तो उसका हम क्या करेंगे। ये पूरा नोट कर लिए। आयत के यदि कोई जैसे कमरा है आयत के शेप में है तो उसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछता है। चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, यानी आधार क्या हो जाएगा पूरी। देखिए अगर कोई चार दीवारी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो क्या होना चाहिए कि पूरे आपका किनारे किनारे का होगा और ऊंचाई भी होगा। ऊंचाई होगा ना, इसलिए इसमें ऊंचाई हो जाएगा। परिमाप तो आपको पता है कि चार दीवारी का मतलब किनारे किनारे पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे कि चार दीवारी लगाए हैं हम कितनी ऊंचाई पर लगाएं उस पूरे का क्षेत्रफल। अगर ऊंचाई मान लीजिए कम है तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कम आएगा, यदि ऊंचाई पर ही तो डिपेंड कर रहा है। लंबाई चौड़ाई तो उसमें होगा ही कुछ ना कुछ, तो देखिए उसमें ऊंचाई भी होगा, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन भी इस पर करेंगे। आयत के संदर्भ में क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते रहिएगा एक एक। देखिए एक आयत भूखंड की लंबाई, एक आयत भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कामा परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या है, विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझते रहिएगा। कह रहा है कि एक आपका है, एक आयत है, एक आयत है, यहां पर आयताकार है। देखते रहिएगा, एक आयताकार भूखंड यानी एक कोई भूमि है, उसका एक खंड है जिसका आकार आयताकार है। आयताकार यानी ऐसी आकृति में वो भूखंड बनाया गया है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अर्थात लंबाई लंबाई से बराबर है और चौड़ाई आपकी चौड़ाई से बराबर है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया है, लंबाई बराबर आपका 40 दे दिया है, क्रमशः का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई जिस तरह क्रम में लगा है उस तरीके से इसका मान भी क्रम में लगा है। देखिए बेसिक से बता रहे हैं, देखिए आधार से एकदम बता रहे हैं। जो पहले का पढ़ा है उसको समझ में कुछ आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी समझ लेगा। ये यूपी टेट के परीक्षाओं में
3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। वो एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2 नंबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस, एसएससी, जीडी या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस चैप्टर से, क्षेत्रमिति से, आयत से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं। अभी तो मान लीजिए समझाने के लिए ऐसे छोटा सा क्वेश्चन दिया हूं, अभी इसके टॉप लेवल का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, देखते रहिएगा। पहले इसमें दिया लंबाई चौड़ाई 40 और 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल यानी जो भूमि है जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है। विकर्ण, इसके बाद हमको विकर्ण भी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखते रहिएगा, जैसे कोई भूमि है, अच्छे समझते रहिएगा। तो अभी आपको बताए हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई। देखिए बेसिक से बता रहे हैं, जिस दिन आप ये सीख लीजिएगा उस दिन आपको लंबाई चौड़ाई और चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप तुरंत डायरेक्ट लगाएंगे। लेकिन पहले बेस तो समझिए कि आखिर होता क्या है। स्पीड तब बनेगा आपका जब ये पूरा अच्छे से समझेंगे। स्पीड बनाने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना हम लिखेंगे तो पेपर में करेंगे कैसे। एकदम बिल्कुल आपको लिखना नहीं है, क्या करना है कि पहले बेसिक से समझ लीजिए, इसके बाद अपने मन में ही लंबाई चौड़ाई और परिमाप का सूत्र वगैरह रख के पूरा अच्छे से हल करा दिया जाएगा। लंबाई आपका कितना है, 40 मीटर है, और चौड़ाई आपका कितना है, 30 मीटर है। तो हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला अभी बताए हैं, L इंटू बी, यानी 40 गुणे आपका कितना हो गया, 4 3 1200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर आपका 1200 मीटर स्क्वायर हो गया। समझते रहिएगा। L का मतलब जैसे देखिए लंबाई L हो गया और ये चौड़ाई B हो गया। समझते रहिएगा। अब परिमाप हमको ज्ञात करना है। परिमाप कोष्ठ होता है 2 कोष्ठ में L प्लस B, अर्थात 2 टाइम्स 40 प्लस 30, 2 कोष्ठ में 70, 140 मीटर हो जाएगा आपका परिमाप। समझते रहिएगा। लेकिन देखिए जिस दिन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी उस दिन आपको अपने रफ कॉपी पर क्षेत्रफल परिमाप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ये फार्मूले लिखने की आवश्यकता है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को हल करेंगे, तुरंत जोड़कर तुरंत 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन समझेंगे तब नहीं कि क्यों हो रहा है। पहले बेस जानिए, इसके बाद होता है विकर्ण का फार्मूला आपका हो जाएगा। आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब सुन लीजिएगा, यहां पर यदि आयताकार नहीं भी दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो आकृति है वो आयत है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग दी हुई है। विकर्ण क्या है, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो L कितना है आपका, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। समझते रहिएगा अच्छे से। 40 हो गया तो कितना हो गया, 1600 और प्लस आपका ये हो जाएगा 900। तो देखिए विकर्ण स्क्वायर बराबर विकर्ण बराबर करनी में आपका हो जाएगा 2500, आप 2500 को जो करनी में निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक, अरे समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटी, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्या करिए,
परिमाप ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई और चौड़ाई का मान नहीं, अनुपात दिया है, रेशियो दे दिया है। इसका परिमाप ज्ञात कर। परिमाप तभी ज्ञात होगा जब आपको एक्यूरेट लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होगा तब। तो लंबाई पहले इस रेशियो से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो देखेंगे लंबाई आपका दे दिया है, सॉल्यूशन हम करेंगे। लंबाई आपका एल बराबर कितना दिया हुआ है? 9 और चौड़ाई बराबर क्या दिया है? ठीक है, बी कितना 7, तो इसको हम x मान लेंगे, 9x 7x, समझ में? 9x और 7x मान लिए। आपका दिया है क्षेत्रफल बराबर आपका क्या दिया है? L इंटू बी, यानी आपका तुरंत जानेंगे 9x गुणे 7x बराबर क्षेत्रफल बराबर आपका 252 दिया है। स्पीड हल करेंगे। देखिए 7 नवा कितना हो जाएगा? 63x² बराबर 252 252 हो जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 2। समझ आया? यानी जो x का मान है वो 2 है। तो इस लंबाई बराबर क्या, यहां पर देखेंगे लंबाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? L बराबर आपका कितना हो गया? 9 गुणे 2, या तुरंत डायरेक्ट परिमाप बराबर 2 टाइम्स L प्लस B, अर्थात 2 कोष्ठ में 9x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? ये 16x, ये कितना? 16 गुना के 32, x का मान आपका 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे हल करेंगे। अच्छे से देखते रहिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखेंगे। उस आयत का परिमाप कितना होगा? क्वेश्चन है आपका, उस आयत का परिमाप कितना होगा? उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आपको ट्रिपलेट आपको बताए हैं। देखिए शुरू में आपको ट्रिपलेट बता दिए। देखिए ऐसे चाहेंगे तो हम इसका फिगर बनाकर अच्छे से इसका फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम हल कर लेंगे, लेकिन हमको ऐसा काम करना नहीं है। इतना हमको याद होना चाहिए कि हम किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो हमको जितना शार्ट काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है, और इतना जल्दी नहीं कि पूरा गलत हो जाए, इतना हमको देखेंगे। ठीक है, आपको ट्रिपलेट बताए हैं। क्या है? आपका लंबाई है और आपका क्या है? चौड़ाई है और आपका डायगोनल है। लंबाई, चौड़ाई और डायगोनल। ठीक है, इसे विकर्ण कहते हैं। यहां पर लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। विकर्ण है तो आपकी लंबाई यानी क्या है? 10 है, समझते रहिएगा। तो आपका जो ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का बता चुके हैं। देखिए 60 भी दिए, ये ट्रिपलेट आपको बता चुके हैं। तो आपका ये एक भुजा है, ये देखिए ये विकर्ण क्या है? यानी 13 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 26 किया है, तो इसी तरह इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 24 हो गया। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 10। यानी एक भुजा आपका कितना हो गया? 10, और दूसरी आपकी विकर्ण 26 हो गया, तो तीसरी भुजा ऐसे ही 24 हो जाएगी। तो तीसरी भुजा का आपका मान कितना है? 24 हो गया। ठीक है, लेकिन हमको ज्ञात करना है परिमाप। तो पहली और दूसरी भुजा पता हो गई कि नहीं हो गई? तुरंत। तो परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2 टाइम्स L प्लस B, यानी हो जाएगा 2 कोष्ठ में 10 प्लस 24, तो 2 गुणे 34 बराबर कितना हो जाएगा? 68 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से टॉप क्वेश्चन करने के लिए
अब देखिए ये तो पूरा आपका छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ परिचय हो गया। अब आयत में जितने जितने टॉप क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन पार्ट 2 में कराए जाएंगे, ठीक है। और ये तो 2 डायमेंशन के यानी 2D के पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या कराया जाएगा, वर्ग, वृत्त, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में सारा बताया जाएगा, ठीक है।